We are not authorized to conduct prosecution of the cases investigated by the FIA. लेकिन हमारा जो कंप्लेंट सेल है हमने वो बिल्कुल ओपन रखा है पब्लिक के लिए कि वो किसी सीक्वेंस के अंदर भी अगर एप्लीकेशन आए, अगर हम उस पर ऑथराइज ना भी हों, तो वी कैन फॉरवर्ड दैट वेरी एप्लीकेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स। और हमारे पास केस स्टडी करने के लिए बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमारे पास कंप्लेंट सेल के अंदर एप्लीकेशंस आई, जिसमें शहरी ये समझता था कि ये कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर के हवाले से केसेस हैं, और उस पे पुलिस ने या तो ख़ुद FIR दर्ज कर दी थी या FIA उस केस को रजिस्टर नहीं कर रही थी। तो हमने उसको रेफ़र किया, DG के साथ हमने मीटिंग्स भी की FIA के, और हम इन केसेस को रेफ़र करते हैं, और हमारे केसेस के रेफ़र करने पर वो पूरे तरीके से इंक्वायरी भी करते हैं और उसके बाद FIR जो है उसको लॉन्च भी करते हैं। लेकिन अगर आप इंक्वेस्ट देखें तो 176 प्रोवाइड करता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो अपनी इंक्वेस्ट कर सकता है। तो इलाका मैजिस्ट्रेट इज़ ड्यूटी बाउंड कि अगर वो समझे उसके पास एक FIR की कॉपी आई है जिसके अंदर कस्टोडियल डेथ का केस उसको रिपोर्ट हुआ है, तो लर्नड मैजिस्ट्रेट इज़ ड्यूटी बाउंड कि वो उसको ट्रांसमिट कर दे 176 के सीक्वेंस में, उसको इंक्वायर करने के बाद, और इंक्वेस्ट की रिपोर्ट के ऊपर वो मैटर कैन बी रेफर टू FIR। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि एक आम आदमी को अवेयरनेस नहीं है कि उसको कहाँ पे जाना है। वो मुतलका थाने में भी अगर दरख्वास्त दे तो पुलिस रूल्स के मुताबिक SHO इज़ ड्यूटी बाउंड कि अगर एक मुकदमा उससे मुतलका नहीं है, FIA से मुतलका है, तो वो FIA को रेफ़र करने का पाबंद है। तो मैं समझता हूँ कि 15 पर भी इतला दी जा सकती, क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर क्योंकि होती है पुलिस के ख़िलाफ़ है, तो पुलिस के आला अफसर को दी जा सकती है, कंसर्न इलाका मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फ़ाइल की जा सकती है। रिमांड के दौरान अगर तशद्दुद का केस है तो जज साहब खुद भी देख सकते हैं या मुल्ज़म की एप्लीकेशन पर इस मामले को रेफ़र कर सकते हैं इन सीक्वेंस ऑफ कंप्लेंट टू FIA। उसके अलावा अगर आप समझें तो FIA की ऑनलाइन उन्होंने वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं, उनके ईमेल एड्रेसेस भी हैं, तो आप अगर उसको ऑनलाइन भिजवाना चाहें, उनको आप कोरियर के ज़रिए भेजना चाहें, वॉक इन जाके देना चाहें, तो मैं समझता हूँ कि आवाम को इस बात की अवेयरनेस सिविल सोसाइटी के थ्रू होनी चाहिए, और गवर्नमेंट के इदारों को भी इसके ऊपर सर्कुलेशंस करनी चाहिए, जिससे एक आम आदमी को पता चले कि गरीब होने पर वो किन किन एवेन्यूज़ पे जाके इस कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं। हमने अपनी गाइडलाइंस ये इशू की हैं कि हमारे अगर प्रोसिक्यूटर के पास इस किस्म के केस आए जो पुलिस ने रजिस्टर कर लिया हो, और उसके अंदर कंटेंट से ये पता चलता है कि ये केस जो है कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर के हवाले से FIA जाना चाहिए, तो नाउ आर प्रोसिक्यूटर्स आर ड्यूटी बाउंड कि वो FIR के रजिस्टर्ड होते ही, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दी है पुलिस की प्रोसिक्यूशन के साथ, तो वो पहले दिन लाइन ऑफ इंक्वायरी देने के पाबंद हैं कि ये केस पुलिस ने रजिस्टर्ड कर भी लिया है तो पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, इसको ट्रांसमिट किया जाए अकॉर्डिंग टू पुलिस रूल्स टू FIA। तो प्रोसिक्यूटर्स आर ड्यूटी बाउंड टू फॉरवर्ड दैट वेरी केस टू FIA, नॉट टू पुलिस, और उसको ऑब्जेक्शन लगाना है उसके ऊपर 95 की रिपोर्ट के अंदर कि it is not a case to be investigated by the police, by the local police, if the allegation is of the torture or custodial death against the police officers. 164 CRPC provides the mechanism कि अगर आप वो टॉर्चर के हवाले से देखें तो वैसे आप अगर आर्टिकल 13 देखें तो कोई भी ऐसा अमल जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्रूअल सीक्वेंस में होगा या इनह्यूमन होगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ही इजाज़त नहीं देता। इवन अदरवाइज राइट टू साइलेंस एक राइट है एक्यूज़ के पास कि अगर वो जवाब नहीं देना चाहता तो पुलिस उसको क्रूअल सीक्वेंस में या इनह्यूमन सीक्वेंस में मजबूर नहीं कर सकती। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर द गारंटीड फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन्स। I think first thing is the supervision by the National Commission of Human Rights, which is provided in the Act. There must be a definition of that very supervision, that what are the things to do and what are the things not to do. And I think there must be a line to be drawn between the investigation and the supervision. The word supervision is not defined in the Act. The rules, by rules we can settle that very issue
by making rules in sequence of the supervision of the National Commission of Human Rights. And I think this is very important that rule must be enforced and to be circulated by the agencies to all across the border. I think the rules are the necessity of the time, because the Act is silent on different subjects. Likewise, the situation if the FIR lodged by the police, what is the mechanism to forward the same to FIA? There are some rules which are Police Rules 1934, but it is a special act provides special procedures to be adopted. Now the prescribed manner which the word is used in the Act so qualifies to issue guidelines and sequence of the rules are missing. And there are many meetings in which I have also attended on sequence of different NGOs and by the National Commission of Human Rights to issue the rules for the enforcement of that very act. I think without rules it is a miracle which we are waiting for. The investigating agency is FIA, and for their effective prosecution there is no separate department, but their officers are authorized to prosecute the cases which are investigated by the federal government. I think it is a main cause that there must be an independent prosecution department for the FIA agency, and there must be a mechanism for the prosecution of that very cases which is missing in this case. And as the Prosecutor General Punjab, I many times highlighted this issue that for the prosecution of federal subjects there must be a federal prosecution service. We are arranging some seminars across Punjab with the help of some NGOs like JPP on the subject of custodial death and torture, for the awareness of general public that on grievance that can be addressed by approaching their different departments. Different departments are working in silos, and I think the integration of departments with the awareness of general public, it is the need of the hour.